नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज हब ऑनलाइन स्वागत करते हैं आपका इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। द नंबर ऑफ फोर्सेस P, Q, R, etc. are acting simultaneously on a particle, then it is possible to find out a single force which could replace them, that is, which would produce the same effect as produced by all the given forces. This single force is called resultant force and the given forces are etc. are called component forces. तो सबसे पहली बात है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी बॉडी है, इस पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं P, Q, R, S, ये सभी फोर्सेस इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ऐसा फोर्स जो क्या करे, इन सभी फोर्सेस को हमने P, Q, R, S, जो भी फोर्सेस हमारा P, Q, R, S, इन फोर्सेस को रिप्लेस करके एक फोर्स हमने जब इस बॉडी पे लगाया और इसका नाम हम F दे देते हैं, तो ये F फोर्स है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये बाकी चार फोर्सेस इस बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहे थे इफेक्ट। वो जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स को बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और जो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं P, Q, R, S, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे कंपोनेंट फोर्सेस। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। अब कंपोजिशन क्या होता है फोर्सेस का, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ फोर्सेस अगर गिवन है, उससे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, या फिर कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस बोला जाता है। अब अगली बात आती है कि मेथड क्या है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के। दो देयर आर मेनी मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस, येट द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड जनरली डिस्कस करेंगे, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। पहले बात कर लेते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस मे बी फाइंड आउट एनालिटिकली बाय द फॉलोइंग मेथड्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो एनालिटिकल मेथड जो है रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और मेथड ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है। इट स्टेट्स if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, which passes through their point of intersection. Mathematically, the resultant force is given as R is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Okay, and an alpha angle, which is the angle between the resultant force with the other forces like F1, it is given as tan alpha is equal to F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta, where F1 and F2 are the forces which F1 and F2 are the forces whose resultant is required to find out. Theta is the angle between the forces F1 and F2, and alpha is the angle which the resultant force makes with one of the forces, say F1. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब इसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। अगर किसी भी बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 और F2, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की तरह। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। अब इस पे एक चीज ध्यान रखना है कि इनका डायरेक्शन, जैसे इसका डायरेक्शन सीधा है तो इसका भी डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, और F2 का जो डायरेक्शन है और जो हम पैरेललोग्राम में दूसरी आर्म ले रहे हैं एडजेसेंट, उसका भी सेम डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जो भी हमारा नोटेशन रहता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल अगर 50 न्यूटन है, तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन लिया है, तो ये साइन कन्वेंशन के बेस पे मैग्नीट्यूड हम सेम रखेंगे। ठीक है, अब जो फोर्सेस को हम दो एडजेसेंट साइड के रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, जो पैरेलल साइड्स है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अपना पैरेललोग्राम। तो ये भी साइड क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा
F2 और ये हो जाएगा F1। अब जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का वो क्या हमको उससे क्या मिलेगा, उससे हमको मिलेगा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, एंगल मान लेते हैं थीटा बन रहा है। अब अगली बात, जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा अंडर रूट। ये हो गई हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू। अब अगर हमको अल्फा एंगल निकालना है जो हमारा रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ, F1 के साथ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan अल्फा स्क्वायर टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। यहाँ F1 F2 क्या है, वो फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थीटा क्या है, एंगल है F1 और F2 के बीच में। अल्फा क्या है, एंगल जो रिजल्टेंट फोर्स बनाता है किसके साथ, F1 फोर्स के साथ। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम इसको निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, वी कंसिडर टू फोर्सेस F1 F2 एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इफ थीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एक पैरेललोग्राम ABCD is drawn with AB representing F1 and AD representing F2 to same scale. According to parallelogram law of forces, AC represent the resultant R. ओके, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अगर जैसे हमने इसके पहले ही बात करा है कि F1 और F2 दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो उनको हम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लेंगे और उससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और जो उसका डायगोनल होगा वो क्या देगा, हमें F1 F2 फोर्स का रिजल्टेंट देगा। तो इसका प्रूफ करने के, इसका R वैल्यू निकालने के लिए, मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस को हम जो एडजेसेंट साइड की तरह हमने क्या करा है, यहाँ पे ले लिया F1 और F2 और क्या करा हमने, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। यहाँ पे जो डायगोनल होगा वो हमको किसकी वैल्यू देगा, रिजल्टेंट की वैल्यू देगा। अब हमने जो ये साइड्स है इसको नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है, अब F1 और F2 के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है और R और F1 के बीच में एंगल मान लेते हैं अल्फा है। क्या करेंगे, AB साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दीजिए E। और ये जो एंगल होगा CBE, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इन पहले ही बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल BCE। अब बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल BCE। यहाँ पे हम लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है CE, हाइपोटेन्यूज क्या है BC। CE की वैल्यू क्या आ गई, CE की वैल्यू आ गई BC साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा क्या है यहाँ पे, बेस, बेस क्या है BE, हाइपोटेन्यूज क्या है BC। तो BE की वैल्यू क्या आ गई, BC cos थीटा। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाल दिया, CE और BC। अब हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा, इन ट्राइंगल AEC। यहां पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमको R की वैल्यू मिल गई, R स्क्वायर टू AC स्क्वायर टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर अंडर रूट। तो AE क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BE देख सकते हैं। यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू हो जाएगी F1, BE क्या हो जाएगा, ये B है, BC cos थीटा, BC क्या है F2 है। ठीक है, ये है BC, ये क्या है F2। CE इक्वल टू BC sin थीटा, BC क्या है F2 sin थीटा। ठीक है, अब R की वैल्यू जो है उसमें ये सब जो वैल्यू सपोर्ट कर दीजिए, F1 प्लस F2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस F2 sin थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम, F2 स्क्वायर को कॉमन ले दिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमको R की वैल्यू क्या मिल गई, R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमको
मिल गई। अब यहीं पे अगर हमको tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CE, बेस क्या है, AE। CE की वैल्यू क्या है, CE की वैल्यू है BC साइन थीटा। BC क्या है, F2 साइन थीटा। AE क्या है, AE है AB प्लस BE। AB मतलब F1 प्लस BE मतलब BC cos थीटा मतलब F2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी आ गई, tan अल्फा की वैल्यू आ गई है। ये दोनों वैल्यू हमने क्या करा, डिराइव कर ली। ठीक है, ये चीज हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। Resolution of forces, the process of splitting up the given force into a number of components without changing its effect on the body is called resolution of a force. A force is generally resolved along two mutually perpendicular directions. In fact, the resolution of a force is the reverse action of the addition of the component vectors. Now we will discuss what are the principles of resolution. It states the algebraic sum of the resolved part of a number of forces in a given direction is equal to the resolved part of the resultant in the same direction. There is one note that in general the forces are resolved in the vertical and horizontal directions. अब resolution of forces क्या होता है, किसी भी फोर्स को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करना और इस तरह से डिवाइड करना कि उसका जो इफेक्ट आ रहा है बॉडी पे वो चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कोई भी फोर्स है वो जनरली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब जैसा हमने कंपोनेंट वेक्टर्स का एडिशन किया है उसका अपोजिट प्रोसेस है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे यहाँ पे आपको एक बॉडी दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक्ट कर रहा है फोर्स F1। अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा डायरेक्शन हो जाता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक हो जाता है इसका वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो F1 फोर्सेस का दो कंपोनेंट हम कर लेंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जिसके साथ भी थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि ये फोर्स है जो F1, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये जो इसका X कंपोनेंट जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हो जाएगा F1 cos थीटा, और उसकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो y डायरेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा F1 sin थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये FH हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, ये FV हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, जो अलजेब्रिक सम होगा रिजॉल्व फोर्सेस का वो इक्वल होगा इसके रिजॉल्व पार्ट जो होगा उसके रिजल्टेंट का सेम डायरेक्शन में उसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे F1 है, F1 इक्वल टू F1 sin थीटा प्लस F1 cos थीटा। अब इसमें हम देखेंगे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के हम एडिशन करेंगे, वही अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं किस तरह से हम एडिशन करेंगे और साइन कन्वेंशन क्या होता है। Now the method of resolution for the resultant force. First step is resolve all the forces horizontally and find the algebraic sum of all the horizontal components, that is sigma h. Second step is resolve all the forces vertically and find algebraic sum of all the vertical components, that is sigma b. Third step is the resultant R of a given force will be given by the equation R is equal to under root sigma h square plus sigma b square. Fourth step is the resultant force will be inclined at an angle theta with the horizontal such that tan theta is equal to sigma b upon sigma h. The value of angle theta will vary depending upon the values of sigma b and sigma h. Okay. When sigma b is positive, the resultant makes an angle 0 and 180 degree. But when sigma b is negative, the resultant makes an angle between 180 and 360 degree. Second important point is when sigma h is positive, the resultant makes an angle 0 to 90
और 270 to 360 डिग्री. But when sigma h is negative, the resultant makes an angle between 90 and 270 degree. ये पूरे जो हमने स्टेप्स के बारे में बात करी है, 4 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, किसी भी फोर्सेस जो रहते हैं, जितने भी फोर्सेस रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिजॉल्व करते हैं. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं हम. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के लिए मेथड ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं. जैसे हमारा समझ लीजिए कोई भी बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, F1 हो गया, F4 हो गया. तो ये भी जितने भी फोर्सेस हैं, ये हमारा समझ लीजिए इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं. अभी जो सभी फोर्सेस हैं, इसको क्या करेंगे हम, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे, ठीक है, जैसे इसका जो टोटली वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, टोटली हॉरिजॉन्टल है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0. इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों आएंगे. इसमें ये भी पूरा वर्टिकल है तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा. तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे सभी को. अब जिनका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सबको क्या करेंगे, सिग्मा h इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 प्लस F4 cos थीटा 4. अगर ये मान लेते हैं थीटा एंगल, ये फोर्स बना रहे किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे सिग्मा b F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, F3 sin थीटा. अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं थीटा 1 मान लेते हैं, F1 cos थीटा 1 sin थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 डिफरेंट एंगल्स. यहाँ पे अब r की वैल्यू जो हमको निकालनी होगी, तो r इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा h स्क्वायर प्लस सिग्मा v स्क्वायर अंडर रूट. अब यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. तो साइन कन्वेंशन में आपको बता देता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या होता है हमारे फोर्सेस के लिए. ये हमारा हो गया ये एक्सिस. ठीक है, अगर फोर्स एक्ट कर रहा है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसमें क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा. अगर अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा. अगर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा. तो ये हमको ध्यान रखना है. फोर्स का हमारा जिस तरह पे डायरेक्शन होगा उसके बेस पे हम उसका कन्वेंशन लेंगे. अगर फोर्स डाउनवर्ड है या टुवर्ड्स लेफ्ट है तो इसका वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. अगर फोर्स अपवर्ड है या राइट डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. ये साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के यहाँ पे हमको फोर्सेस की वैल्यू रखना है. ठीक है, और इस तरह से हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब रिजल्टेंट फोर्स जो है, अगर वो इंक्लाइंड है किस एंगल पे, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच. क्यों, ये वर्टिकल हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया एंगल थीटा. ठीक है, सिग्मा बी सिग्मा एच. अगर यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, tan थीटा इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच. तो ये बात हो गई हमारी किसकी, साइन कन्वेंशन की. और रिजल्टेंट वैल्यू कैसे हम निकालेंगे जब नंबर ऑफ फोर्सेस हमारा गिवन रहता है उसके. ठीक है, नाउ द लॉ फॉर द रिजल्टेंट फोर्सेस. The resultant force of a given system of forces may be found out by the following laws: triangle law of forces and polygon law of forces. First we talk about a triangle law of forces. It states if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order. This is triangle law of forces. Now polygon law of forces. It is an extension of the triangle law of forces for more than two forces, which states if a number of forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then the resultant of all these forces will be represented in magnitude and direction by the closing sides of the polygon taken in opposite order. तो बात कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्सेस है उसके लिए अगर नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास है, ठीक है,
उसमें हम कौन कौन से लॉ लगा रहे हैं? पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, दूसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस हैं वहां पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाएंगे। वहां पे क्या करेंगे? अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की तरह। जैसे ये हमारा कोई बॉडी है, इस पे हमारा ये फोर्स एक्ट कर रहा है F1 और यहाँ पे ये फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है F2। ये दो फोर्स हमारे एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो इनको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को अप्लाई करके कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका रिजल्टेंट? उसके लिए हम F1 फोर्स को एक साइड ऑफ ट्रायंगल लेंगे, डायरेक्शन सेम रखेंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम रखेंगे। अब F2 फोर्स को ऑर्डर में लेना है, मतलब सेम डायरेक्शन लेना है। F2 किस तरफ है? डाउनवर्ड है। पैरेलल लेना है, पैरेलल हमने ये फोर्सेस ले लिया, ये क्या हो गया हमारा F2 फोर्स हो गया। अब जो क्लोजिंग साइड होगी, अब हम क्या करेंगे? ये हो गया A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C। अब C को A से हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो जो CA होगा, ठीक है, तो A को C से हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो हमारा थर्ड साइड होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में लिए, ये ऑर्डर कैसा है? ये ऑर्डर इस तरीके से जा रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर कैसा है? इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हम A को C से ज्वाइन कर देंगे तो ये वैल्यू जो हमको AC की मिलेगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? हमारी कहलाएगी रिजल्टेंट वैल्यू। और ये जो लॉ है जो रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने अप्लाई किया है, ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस F1, F2, F3, F4, चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब इसको पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस पे अप्लाई करके इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखेंगे और इनको रिप्रेजेंट करेंगे साइड ऑफ पॉलीगन की तरह। ये हमारा पहली साइड हो गई F1, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखा है। F2 कैसा है? F2 इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया F2। F3 कैसा है? ये F3 है, ठीक है। F4 कैसा है? ये हमारा हो गया F4। अब जो लास्ट साइड होगी, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। अभी लास्ट साइड जो होगी A से E को आप क्या करिए? ज्वाइन कर दीजिए और डायरेक्शन अपोजिट रखिए। जो AE होगा ये हमारा क्या वैल्यू दे देगा? ये हमारी रिजल्टेंट वैल्यू दे देगा किसकी? फोर्सेस की, F1, F2, F3, F4 फोर्सेस की, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है F1, F2, F3, F4 फोर्सेस की। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स AE होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको वैल्यू दे देगा किसकी? रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ग्राफिकल या वेक्टर मेथड फॉर रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। इट इज अनदर नेम फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बाय द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। इट इज डन एज डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट इज construction of a space diagram or position diagram. It means the construction of a diagram showing the various forces or loads along with their magnitude and line of action. Second is use of Bausch notation. All the forces in the space diagram are named by using Bausch notation. It is convenient method in which every force or load is named by two capital letters placed on its either side in the space diagram. Third is construction of the vector diagram or force diagram. It means the construction of a diagram starting from a convenient point and then go on adding all the forces vectorially one by one, keeping in view the direction of the forces to some suitable scale. Now the closing side of the polygon taken in opposite order will give the magnitude of the resultant force to the scale and its direction. तो ग्राफिकल मेथड जो है रिजल्टेंट फोर्स का, उसमें हम तीन स्टेप फॉलो करेंगे। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस डायग्राम, दूसरा है यूज ऑफ बाउस नोटेशन और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर डायग्राम या फोर्स डायग्राम। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस जो है उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस का है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस डायग्राम। तो जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारा नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया। तो डिफरेंट फोर्सेस हमारे किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, मतलब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो जो जहाँ तो इनका एक लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो इनका मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ एक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे? हम स्पेस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये पोजीशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F2, लाइन ऑफ एक्शन। मैग्नीट्यूड सेम रखना है और डायरेक्शन यहाँ
पे हम डायरेक्शन भी जिस तरीके का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये F1 फोर्स हो गया, ये कैसा फोर्स हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये F3 हो गया। ये क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस डायग्राम, पोजीशन डायग्राम। जो भी उसका लाइन ऑफ एक्शन है और मैग्नीट्यूड है उसके बेस पे हमने ये क्या बना दिया, स्पेस डायग्राम बना दिया। अब बाउस नोटेशन यूज करेंगे। बाउस नोटेशन में क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं किसी भी एक फोर्स को डिनोट करने के लिए। जैसे यहाँ पे F1 फोर्स है तो यहाँ PQ, इससे हमने डिनोट कर दिया F1, PQ R, यहाँ पे S, यहाँ पे T बना दिया। तो PQ से F1 को, QR से F2 को, S और T से F3 और T और P से F4 को हमने क्या करा, डिनोट कर दिया। ठीक है, इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर डायग्राम हम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम आपको पता ही है कि वेक्टोरियली क्या करते हैं, फोर्सेस को हम 1 बाई 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उनका डायरेक्शन सेम रखते हैं सुटेबल स्केल का यूज करके। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, ये हो गया F1, F2 कैसा है, ये F2 हो गया, F3, ये हो गया F3 और ये हो गया F4। ठीक है, F1, F2, F3, F4। अब यहाँ पॉलीगॉन कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये हो गया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा P हो गया, P Q R S T। P और T को ज्वाइन करती है, जो ये क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट डायरेक्शन जो लिया है हमने, ये हमारा क्या वैल्यू दे देगी, हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी। तो जो भी स्केल हमने लिया है उस बेस पे हमारे रिजल्टेंट वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उस जो भी हमने स्केल लिया है उसके बेस पे हम मेजर कर लेंगे और ये रिजल्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इट इज स्टेट दैट द नेट इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज सेम एज द कंबाइंड of the individual forces acting on a body. Since the system of forces in equilibrium do not have any effect on a rigid body, this principle is stated in the following form also. The effect of a given system of forces on a rigid body is not changed by adding or subtracting another system of forces in equilibrium. Principle of superposition क्या कहता है, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर हमने क्या करा, वहां पे कुछ फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड भी कर दिया तो भी ठीक है, और कई सारे फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, समझ लेते हैं। तो अगर रिजिड बॉडी पे ऐड कर रहे हैं तो जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारा सेम होगा। अगर हमारा जो भी अगर बॉडी है वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम है। वो किस में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो अगर हम कोई भी दूसरे फोर्सेस जो हैं, जैसे हमारा P Q R ये फोर्सेस हैं, इसको इससे हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो भी जो नेट इफेक्ट होगा उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्ट अपॉन अ बॉडी, दे कंस्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। Various system of forces, their characteristics and examples are given in table. In the next table we will discuss it. This is the table showing the system of forces. There are many force systems like collinear forces, coplanar parallel forces, coplanar like parallel forces, coplanar concurrent forces, coplanar non-concurrent forces, non-coplanar parallel forces, non-coplanar concurrent forces, non-coplanar non-concurrent forces. तो कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, कोलिनियर फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो किस तरह से ऐड कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन के बेस पे हमने कई सारे फोर्स सिस्टम बनाए हुए हैं। तो अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एग्जांपल्स हम समझेंगे कि फोर्स सिस्टम है क्या। पहला है कोलिनियर फोर्स। तो कोलिनियर फोर्स में जो होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल द फोर्सेस हैव द लाइन ऑफ एक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। एग्जाम्पल है, जैसे हमारा क्या है कि जैसे हमारा एक रस्सी है जिसको दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, दो लोग खींच रहे हैं। ये हमारा F1 फोर्स एक लगा रहा है और एक F2 फोर्स लगा रहा है। ये दोनों किस पे एक्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो वो फोर्सेस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर फोर्स। कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा, जो भी फोर्सेस होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है, एक प्लेन में। जैसे कोई भी हमारा क्या है, बीम है, ये हमारी बीम है, इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है P, और ये इसका क्या हो गया R1 R2, इसका रिएक्शन फोर्सेस हो गए। तो ये तीनों क्या है, P R1 R2, ये एक ही प्लेन पे है, ठीक है। ये जो भी फोर्सेस हैं
ये क्या कहलाते हैं? ये कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। अब कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो जो भी फोर्सेस है वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के और सेम डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे। एक्शन यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है? पी और R1 का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन कोप्लेनर लाइक पैरेलल में क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे और उनका डायरेक्शन भी कैसा होगा? सेम होगा। जैसे कि कोई भी ट्रैक है, ट्रैक में हमारा नंबर ऑफ फोर्सेस, जैसे हमारा कोई भी ट्रेन है, ट्रेन के जो भी हमारे डिब्बे हैं वो क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं P1, P2, P3, P4, तो वो सभी कैसे हैं? पैरेलल रहेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अगला है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई करेगा फोर्सेस और लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा? उनका एक ही पॉइंट से पास होगा, वो होगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से सभी फोर्सेस अगर पास हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। एक ही प्लेन है और फोर्सेस भी कैसे एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं। तो जो फोर्स होता है रॉड पे लग रहा है, अगर वो बॉल से क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का एग्जाम्पल है वो। अब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे और वो एक ही प्लेन पे रहेंगे। ठीक है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे फोर्सेस रहेंगे लेकिन कंकरेंट नहीं होंगे, वो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई भी अगर लैडर है, यहाँ पे एक लैडर है, मतलब एक सीढ़ी है, सीढ़ी वॉल पे रेस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ नीचे जमीन है। अब सीजी जो है, इसका सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है लैडर का, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो सीजी पे नहीं है, ठीक है, जो यहाँ कहीं पे खड़ा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो सीजी है इसका लेडर का, इस आदमी का जो है डब्ल्यू वेट जो है, डब्ल्यू वेट है, उसका जो सीजी है लेडर का, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जो कांटेक्ट फोर्स है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो ये जितने फोर्सेस हैं ये क्या कहलाएंगे? ये नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। क्योंकि अगर आप लाइन ऑफ एक्शन को आप इसका एक्सटेंड भी करोगे तो ये एक पॉइंट पे क्या करेंगे? मीट नहीं करेंगे। अगली बात कर लेते हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस का। जो भी फोर्सेस रहेंगे नॉन कोप्लेनर में, पैरेलल फोर्सेस तो हैं लेकिन एक प्लेन पे लाई नहीं करेंगे। जैसे बेंचेस हो गई जो क्लासरूम में रखी रहती हैं, उसमें जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना, बेंचेस रखी हुई हैं, वो पूरे रूम पे रखी हुई हैं, तो एक ही प्लेन तो नहीं हुआ उनका, है ना, उनका प्लेन अलग हो गया, दो प्लेन पे काम कर रहे हो, ठीक है, 3D पे काम कर रहे हैं। तो अब फोर्सेस भी जो हैं वो एक प्लेन पे तो लाई नहीं करेंगे पूरे, है ना। अगर आप एक प्लेन बना देते हो कि भैया ये एक प्लेन है, इस पे से फोर्स एक्ट करें, तो ऐसा नहीं है। ये भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, डिफरेंट, वो डिपेंड करेगा किस पोजीशन पे बेंचेस रखी हुई है उसके बेस पे कि फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन फोर्सेस कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेंचेस रखी हुई है एक ही फ्लोर पे, फ्लोर क्या है उनका? प्लेन है, अगर फ्लोर प्लेन है तो पैरेलल ही एक्ट करेंगे सभी। लेकिन अब उनका पोजीशन किसी का आड़ा टेढ़ा रखा हुआ है तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। अब अगला है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में नहीं होंगे, पहली बात है। नॉन कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे नहीं है। दूसरा कंकरेंट है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन कैसा है उनका? एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहा है। जैसे ट्राइपॉड हो गया कैमरे का, वो क्या कहलाता है? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट। जैसे ट्राइपॉड हो गया, मतलब 3 लेग्स है, ठीक है। अब ये एक प्लेन पे नहीं रहेंगे, एक का प्लेन, ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरे प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप एक्सटेंड करोगे तो एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अब नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट मतलब एक प्लेन पे फोर्सेस नहीं है और कंकरेंट भी नहीं है, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट से पास आउट नहीं होगा, वो कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। जैसे फोर्सेस जो एक्ट करते हैं किसमें? मूविंग बस पे। कोई बस है अगर वो मूव कर रही है तो उसमें जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे वो कैसे होंगे? नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स की बात कर ली जाए, कुछ हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जो भी हमने अभी तक स्टडी करी है उसकी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इफ द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एक फोर्स है 100 न्यूटन का, सेकंड फोर्स कितने का? 150 न्यूटन का, और एंगल कितना है उनके बीच में? अपन और के बीच में 45 डिग्री का। तो हमको
हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, निकालना है हमको रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे हम F1 की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 100, F2 की वैल्यू कितनी है 150, 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री। ये किसमें है सब, अंडर रूट। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 232 न्यूटन। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगाया, यहाँ पे क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, 35 न्यूटन एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का, और डिफरेंट फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो हमको वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। तो जो भी ये गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, इनको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको हम सबसे पहले जिस भी डायरेक्शन में ये अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहला है 20। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। तो आपको पता होगा ये डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी, ये क्या होगा नॉर्थ होगा, ये क्या होगा वेस्ट होगा, और ये क्या होगा साउथ होगा। ठीक है, सबसे पहले 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हमारा पहला फोर्स हो गया। कितना है ये 20 न्यूटन, ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है 30 डिग्री कर रहा है, 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, दूसरा कितना है, दूसरा ये है, ये नॉर्थ में ही एक्ट कर रहा है, और कितना न्यूटन का है 25 न्यूटन का फोर्स है। तीसरा क्या है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में कितना एक्ट कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। और तो एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नॉर्थ वेस्ट में तो 45 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा वेस्ट से 45 डिग्री। फोर्थ है 35 न्यूटन इंक्लाइंड 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। फोर्थ हमारा है 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंगल कितना बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है। तो ये हमने जो भी चारों हमारे फोर्सेस थे, ठीक है, उनको हमने क्या करा, उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसके पहले हमने बात करी है कि रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है, दो चीज़ हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए, सिग्मा एच मतलब समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, और सिग्मा बी समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसके बाद आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा इससे, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम क्या कर लेंगे, एन थीटा इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले सिग्मा एच और सिग्मा बी निकाल लेते हैं। उसके पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स तो नेगेटिव, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव। जैसे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कर रहा है फोर्स एक्ट तो नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबको रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सबको रिजॉल्व कर देते हैं। तो सिग्मा एच पहला फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है 20 cos 30, दूसरा 25 cos 90, तीसरा 30 cos 135, फोर्थ है 35 cos 220 डिग्री। तो हम कहाँ से ले रहे हैं सभी वैल्यू, ईस्ट वेस्ट लाइन में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, ये होगा 90। ठीक है, ये कितना हो गया 90 प्लस 45, ठीक है 135। ये कितना हो गया, अगला वाला 85 और ऐड कर देते हैं उसमें, तो हो जाएगा 220। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज रख देते हैं।
वैल्यूज रखने के बाद या तो आप डायरेक्टली क्या करो, साइन कन्वेंशन पे चल दो, या तो इस तरह से चल दो। दो तरीके हैं। अगर हम सिंपली क्या करते हैं, ये हमारा फोर्सेस है, ये कितने पे एक्ट कर रहा है, ये 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, 20 न्यूटन है, ये 25 न्यूटन है, ये फोर्स कितना है हमारा थर्ड 30 न्यूटन है, यहाँ से ये 45 डिग्री पे है, और ये हमारा कैसा है, फोर्थ फोर्स कितना है, ये 40 डिग्री पे है, और ये कितना है 35 न्यूटन है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या, सिग्मा एच। पहला फोर्स है 20 cos 30, दूसरा हो जाएगा 25 cos 90, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तीसरा हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में आएगा 30 वाले का, और कैसा होगा डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस 30 cos 45। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 का भी कैसे आएगा, 40 डिग्री है, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया और एक ये आ गया। जिसके साथ ये एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल जिसके साथ बनाएगा, वहाँ पे क्या आएगा, इसका cos कंपोनेंट आएगा, तो ये आ जाएगा 35 cos थीटा, मतलब माइनस 35 cos 40 डिग्री। इनकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे हम चारों की, तो आ जाएगा माइनस 30.7 न्यूटन। डाल लेते हैं क्या, सिग्मा की पहला हो गया 20 न्यूटन का फोर्स है, 20 कॉस हो गया, उसके बाद हो गया साइन 30, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरा क्या हो गया फोर्स 25 साइन 90। तीसरा फोर्स क्या हो गया 30 न्यूटन का फोर्स है, उसका साइन कंपोनेंट कैसे सेट करेगा, इस तरह सेट करेगा, ठीक है, और कॉस कंपोनेंट इसका इस तरह सेट करेगा। 30 साइन 45, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, डाउनवर्ड एड करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 35 साइन 40, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अगर आप डायरेक्टली इसको ईस्ट डायरेक्शन से एंगल लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे देगा। और दूसरा ये तरीका है कि आप इसका ईस्ट या वेस्ट जिस डायरेक्शन पे उसका अपवर्ड या डाउनवर्ड जिस डायरेक्शन पे आ रहा है उसके बेस पे आप साइन कन्वेंशन इस तरह से ले सकते हो। दोनों तरीके आप जिस तरीके से सीख रहे। पहला होगा 20 साइन 30, ये वैल्यू होगी इसकी। दूसरा होगा 25 साइन 90, ये होगा 25। तीसरा 30 साइन 45, उसकी वैल्यू ये आ गई। फोर्थ माइनस 35 साइन 40, उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये हमारा सिग्मा भी आ गया। अब आर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए जो आ गया 45.6 न्यूटन। अब हमको डायरेक्शन निकालना रिजल्टेंट फोर्स का, तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच है। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बी की वैल्यू आ गई हमारी 33.7 न्यूटन। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा एच की वैल्यू आ गई माइनस 30.7 न्यूटन। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसके बेस पे क्या आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस 1.098 आ गया। इसके बेस पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 47.7। आप कैलकुलेटर्स का यूज करेंगे तो हमारी थीटा की इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इससे एक और चीज आपको समझ में आएगा कि सिग्मा बी कैसा आ रहा है। सिग्मा बी आ रही है हमारी पॉजिटिव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है। सिग्मा एच कैसा है, निगेटिव। सिग्मा एच ये हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है। तो ये किस उसमें एक्ट कर रहा है, जो हमारा फोर्स रहेगा वो एक्ट करेगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्मा एच निगेटिव है, सिग्मा भी पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट जो लाई करेगा वो 90 और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ये 90 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा और एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 132.3। अगर यहाँ से लेंगे तो ये जो रहेगा ये रहेगा 132.3, और अगर हम वेस्ट से लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 47.7 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी उसको हम ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो कैसी वैल्यू आएगी। तो ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, फोर्सेज जो ऐड कर रहे हैं 20 न्यूटन इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 टुवर्ड्स
नॉर्थ वेस्ट एंड 35 न्यूटन इंक्लूडिंग इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड साउथ ऑफ वेस्ट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली चीज़ है कि जो भी फोर्सेस हैं उनको हमने यहाँ पे 20 न्यूटन टुवर्ड्स 30 डिग्री एंगल ये बता रहे हैं, ठीक है, ईस्ट से। तो यहाँ पे हमने ये नोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया 25 न्यूटन, यहाँ पे कर दिया 30 न्यूटन, ये 35 न्यूटन, जो हमने पहले भी लिख लिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं स्पेस डायग्राम, ठीक है। इसका हम बाउस नोटेशन यूज़ कर लेंगे। बाउस नोटेशन में क्या करेंगे, पहला फोर्स है वहाँ पे पी क्यू इससे डिनोट कर दिया, दूसरा क्यू आर से डिनोट कर दिया, तीसरे को क्यू आर एस से और फोर्थ को एस और टी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पी क्यू का 20 न्यूटन है, तो अगर हमने मान लिया कि 5 न्यूटन, तो हमने क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन मान लिया। अगर तो 20 न्यूटन कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमने एक लाइन ले लिया, डायरेक्शन कैसे रखना, सेम रखना। 25 है तो क्या कर लिया हमने 5 सेंटीमीटर का ले लिया, 30 है तो क्या ले लिया 6 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है। इसका 35 है तो 7 सेंटीमीटर का ले लिया। तो ये हमारा क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, ये सभी क्या है सेम डायरेक्शन में लेंगे। मैग्नीट्यूड जैसा है हमारे स्केलिंग की बेस पे हम इसकी वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद पी, अब क्यू आर है, क्यू आर कैसे स्ट्रेट है, फिर 30 डिग्री, फिर ये। तो ये हमारा 4 डायरेक्शन होगा, ये जो हमारा क्लोजिंग साइड होगा। तो ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया क्यू, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एस हो गया। तो इनको हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्शन रखेंगे सेम, और जो भी हमारा ये स्केल है वो स्केल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्लोजिंग साइड होगी पी टी, या पूरी डायरेक्शन में हम लेंगे, और ये जो हमारा वैल्यू रहेगी पी टी की, हमको किसकी वैल्यू दे देगी, रिजल्टेंट की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, इससे हम वैल्यू निकालते हैं रिजल्टेंट की। और ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल हम ओरिएंटल से मेजर कर लेंगे। ओरिएंटल से कितना एंगल बन रहा है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया इस रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर डायग्राम हो गया, और उससे हमने ये वैल्यू निकालनी है। अब यही चीज़, ये फॉलोइंग स्टेप जो लिखा हुआ है, यही चीज़ इस स्टेप्स में लिखा हुआ है कैसे हम वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करते हैं एक सुटेबल स्केल और ड्रॉ करते हैं पी क्यू 20 न्यूटन, सुटेबल स्केल पैरेलल टू द फोर्स पी क्यू। सेकेंड में क्यू के लिए सेम करते हैं, आर के लिए भी सेम करते हैं, एस, और आखिरी में क्या करते हैं, पीटी को ज्वाइन कर देते हैं। पीटी को ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, उसके बाद जो हमको वैल्यू मिलती है उसको मेजर कर लेते हैं, और वैल्यू हमारी रिजल्टेंट फोर्स की यहाँ पे क्या आएगी 45.6 आएगी। और कितना एंगल बना रही है 132 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, जो है ईस्ट वेस्ट लाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, ये न्यूमेरिकल हो गया, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे, लेक्चर 3, जिसमें हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।